नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज विजयदशमी का पावन पर्व है यानी दशहरा। आज के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मानते हैं, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाते हैं। आज देश के कोने कोने में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूं तो भगवान राम दशानन रावण का वध करते हैं और इसी को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज के वक्त में हमारे देश में एक ऐसा रावण भी है जो हर रोज बलवान होता जा रहा है और इस रावण के भी कई सारे सिर हैं। महंगाई का सिर, गरीबी का सिर, भ्रष्टाचार का सिर, बेरोजगारी का सिर, लूट और हत्या करने वाला सिर और मासूम बहन बेटियों की आबरू लूटने वाला सिर। ऐसे तमाम सारे सिर आज के रावण में मौजूद हैं। अब जरूरत है एक ऐसे राम की जो इन सारे सिरों का वध कर सके, जिसमें सबसे बड़ा सिर गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का है। अभी तक महंगाई और बेरोजगारी सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेता ही इस पर विरोध दर्ज कराते थे, लेकिन अब केंद्र में बैठी सरकार के लोग और आरएसएस ने भी इसको लेकर गहरी चिंता जताई है। इसके क्या मायने हैं, मंथन आज इसी पर। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने देश में बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त की है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने देश में बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त की। होसबोले ने कहा कि गरीबी देश के सामने एक राक्षस जैसी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाए गए हैं, कई सारे कदम उठाए गए। आरएसएस नेता ने कहा कि गरीबी के अलावा असमानता, इनइक्वालिटी और बेरोजगारी दो ऐसी चुनौतियां जिनसे निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। गरीबी हमारे सामने एक राक्षस जैसी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस दानव को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा, देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.2 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.8 करोड़ बेरोजगार हैं। श्रम बल सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 7.6% आंकी गई है। हमें रोजगार पैदा करने के लिए न केवल अखिल भारतीय योजनाओं की आवश्यकता है, बल्कि स्थानीय योजनाओं की भी उतनी ही आवश्यकता है। यह तो रही आरएसएस की बात। अब केंद्र सरकार के सबसे सफल और लोकप्रिय मंत्री नितिन गडकरी भी देश की दशा और दिशा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश तो धनवान हो गया। उनका कहने का मतलब है, जो इकोनॉमी में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, लेकिन जनता आज भी गरीब है। इसलिए देश के विकास के लिए गंभीरता से सोचना होगा कि किस रास्ते जाना है। गडकरी ने यह भी कहा, हमारा देश धनवान है पर जनता आज भी गरीब है। आज भी भारत की जनता भूखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद देश की जनसंख्या भूखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद और अस्पृश्यता का सामना कर रही है, जो कि देश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। गडकरी ने आगे यह भी कहा कि देश में गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई है। जिस बात का जिक्र दत्तात्रेय होसबोले ने किया, जो डिफरेंस है, जो एक गैप है, एक वर्ग अमीर से अमीर होता चला जा रहा है, एक गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, ये इनइक्वालिटी जो है, इसको कैसे खत्म किया जाए। जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद अब तक ये गैप खत्म नहीं हुआ है। इस पर चिंता व्यक्त करी गडकरी ने, जिसे पार्टी और समाज के बीच सामाजिक व आर्थिक समानता पैदा करना जरूरी है। समाज के इन दो हिस्सों के बीच खाई बढ़ने से आर्थिक विषमता और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है। इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये दो बयान सिर्फ बयान नहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के सबसे सफल लोकप्रिय मंत्री नितिन गडकरी हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस के एक बड़ा नाम कहा जाता है
महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनका बयान सामने आता है। और दोनों बयानों में जो समानता है कि जो विषमता है, आर्थिक विषमता, जो दो वर्ग हैं इस वक्त देश में, एक अमीर है तो अमीर होता चला जा रहा है, एक गरीब है उसकी आय नहीं बढ़ती है, और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जहां सरकार जब 2014 में बनी भारतीय जनता पार्टी की तो बड़े बड़े वादे किए गए, आज उन बातों को लेकर सवाल किया जाता है। तो भले ही ये कहा जाता हो कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहा गया था लोगों को हर साल जो नंबर्स बताए गए थे नौकरियों के, उस तरह से नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। फिलहाल हमारे साथ वीरेंद्र सिंह रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अनुपमा पांडे हैं, अर्थशास्त्री हैं, मैम आपका भी स्वागत है। इसके अलावा बिलाल सब्जवारी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ दिलीप अग्निहोत्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ देर बाद बीजेपी से हमारे साथ केसी जैन साहब भी जुड़ेंगे। आज शुरुआत डॉक्टर अनुपमा पांडे आपसे ही करेंगे। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, उसको लेकर काम भी करा जाता है, नीतियां बनाई जाती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर बड़ी बड़ी नीतियां, नियम बनाए जाते हैं, वो उसका जो हमें मिलना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। चाहे हम 5 साल पहले की बात करें, अभी की बात करें, महंगाई से राहत अब तक नहीं मिल पा रही है। कैसे देखें? कहा जा रहा है कि अब जो इसके पहले अभी खुदरा महंगाई दर थी वो भी बढ़ गई थी, उसके बाद आरबीआई ने भी चिंता व्यक्त की है। क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या महंगाई पर काबू पा पाएगी सरकार? और जो आरबीआई ने अभी रेपो रेट में वृद्धि की ताकि किसी भी तरह महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नजरिया है, डॉक्टर अनुपमा पांडे? सबसे पहले मैं मंथन और के न्यूज़ दोनों का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने यहाँ पे हमें इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने का अवसर दिया। जहाँ तक महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के आर्थिक मुद्दों की बात है, सबसे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी कि मेरा नाम जो है वो डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव है। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सॉरी मैम, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा, डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी। और मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी जो नाम है वो करेक्शन कर दें उसमें। जी अनुपमा जी, अपनी बात आप कह सकती हैं। जी, अब आज के परिवेश में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम इसको हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे पे बात करते हैं, चाहे वो मुद्रास्फीति का मुद्दा हो, प्राइस राइज, मूल्य बढ़ोतरी का मुद्दा हो, आर्थिक वृद्धि दर का मुद्दा हो। हर में हम 2 भागों में इनको बांट के चलते हैं। एक जिसको हम कहते हैं कोविड के पहले की स्थिति और एक जिसको कहते हैं कोविड के बाद की स्थिति। और जो मापदंड है वो हमारा हमेशा पहले जो कोविड के पहले की स्थिति थी उससे हम इसकी तुलना करने लगते हैं। ये हमारा एक आजकल जो सारे अर्थशास्त्री हैं उनकी परिचर्चा का विषय यहीं पे सीमित रहता है कि हम पोस्ट कोविड और प्री कोविड की एनालिसिस में जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर आप वैश्वीकरण की बात करें तो सबसे पहले 1991 में जब एलपीजी का मुद्दा, एलपीजी पॉलिसी के रूप में आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो 2 दशक करीब निकल गए और एलपीजी से काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, जब कोविड फैला तो एक तरह से पूरे संसार में एक स्टॉपेज आ गया उस चीज पे। तो ये कहना कि हम अभी ये महंगाई क्यों है, तो इसके पीछे 2 स्तर पे हम बात कर सकते हैं। एक तो जो नीति के आधार पर जो पॉलिसी लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं उनमें जब भी कभी भी कोई रेडिकल सा पॉलिसी चेंज होता है, जैसे आप जीएसटी की बात करें, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करें, तो 2017 में ये जीएसटी रिफॉर्म हुआ और 2020 में हमारा ये कोविड का शुरू हो गया, जो भी महामारी थी। तो ये 3 साल में जितना भी हम जो कुछ इम्पैक्ट उसका दिखा वो काफी नहीं था, क्योंकि आप किसी भी पॉलिसी को समझने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 वर्ष लगते हैं। तो वो जो एक चेंज आता है इकोनॉमी में
उसकी वजह से वो जो 2 रुपए की मार थी ना जीएसटी के ट्रांसफॉर्मेशन की, वो 20 रुपए में परिवर्तित हो गई। और हम ये कहने लगे कि नहीं, ये मतलब मेरा ये बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि नहीं सरकार जो भी कर रही है उसको बचाना है या ये कहना है, बट जब हम एक अर्थशास्त्री के रूप में बात करते हैं तो पॉलिसी डिसीजन में हमेशा जब भी कोई बड़ा रेडिकल चेंज आता है तो उसको समझने के लिए हमको कुछ समय देना भी जरूरी होता है। तो मुझे लगता है एक तो हमारे सामने एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज, अगर आप जैसे आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं। फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा है और अभी अगस्त का जो आंकड़ा है उसमें करीब 7% से ऊपर चला गया है, जबकि रिजर्व बैंक का जो कंफर्टेबल पॉइंट होता है वो 2 से 6% होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो आ रही हैं कि ये महंगाई की मार है और ये कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं, तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है और हमको इस पे बात करना जरूरी होगा। लेकिन यही है कि हम कैसे उसको स्ट्रैटेजी में लाएं, उसको नीति में लाएं, क्योंकि हमेशा ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज होंगे और उनको हमें देखना जरूरी होगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे अनुपमा जी। बिलाल सब्जवारी जी हमारे साथ हैं। बिलाल जी, कैसे देखते हैं, अभी तक तो विपक्षी नेता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई को लेकर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बाकी अन्य राज्यों की पार्टियां, लेकिन अब आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बयान आता है। नितिन गडकरी जो केंद्र सरकार के एक लोकप्रिय मंत्री माने जाते हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, एक लंबा गैप है अमीर और गरीब के बीच। इसे क्या समझें बिलाल जी? देखिए, देश के अंदर 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उस सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है और 2024 में ये सरकार अपने 10 साल पूरे कर लेगी, लोकसभा का चुनाव सर पे आके खड़ा। तो इन 10 सालों के अंदर जो सरकार की आर्थिक नीतियां रही हैं और जिस तरह से इन आर्थिक नीतियों को लेकर विपक्ष ने समय समय पर उसको अपने निशाने पर लिया, तो उन सभी समस्याओं को, उन सभी मुद्दों को और उन सभी गंभीरताओं को आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले बहुत ही मुखर होकर एड्रेस कर रहे हैं। दरअसल आप ये चीज समझने की है कि यहाँ पर आरएसएस सरकार पर एक मॉनिटरिंग की भूमिका में है, या ये कहिए एक न्यूट्रल भूमिका में है। और अगर वो ये महसूस करता है कि देश के अंदर महंगाई है या देश के अंदर आर्थिक असमानता है या देश आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, तो इसकी बहुत ही व्यापक डायमेंशन है। एक तो ये है कि जो विपक्ष काफी समय से 8 साल 9 साल से इस बात को उठा रहा था, तो एक तो उस विपक्ष के उन मुद्दों की गंभीरता को एंडोर्स करना, साथ ही साथ पॉलिसी लेवल पर उस कार्ड को अपने पास ले आना, क्योंकि देखिए आरएसएस एक तरह से स्टीयरिंग रखता है अपने पास सरकार का, और अगर सरकार नीतिगत रूप से गलत दिशा में काम करती है या ऐसी चीजें जो राष्ट्र के ओवरऑल कंट्री के फेवर में नहीं होती, तो फिर आरएसएस पॉलिसी लेवल पर उस पर मुखर होकर बोलता है, भले ही वो अपनी सरकार को निशाने पे ले रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं देखना जाना चाहिए कि आरएसएस सरकार को निशाने पे ले रहा है, बल्कि विषय यह है कि राष्ट्र हित में उसे जो महसूस होता है, चाहे वो विपक्षी सरकार हो या अपनी सरकार हो, अगर उसे लगता है कि नीतिगत निर्णय देश के हित में नहीं है, तो वो मुखर होके बोलता है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सरकार के अंदर जो पॉलिटिकल रिफ्ट है, जिसको समय समय पर पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या मौजूदा कैबिनेट मंत्री आपके नितिन गडकरी जी उठाते आए हैं, तो मैंने आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लॉबिंग डेवलप हो गई है, उसका एक पॉलिटिकल रिफ्ट है, और कुछ बहुत सारे नेता जो प्रधानमंत्री की नीति से सहमत नहीं है व्यक्तिगत रूप से, और या कहिए कि नीतिगत रूप से सहमत नहीं है, तो वो टाइम टू टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह एक साथ आके खड़े होते हैं, गडकरी एक साथ आके खड़े होते हैं, और इनको बैकअप मिलता है दत्तात्रेय होसबोले, जो संघ के बड़े प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं। तो दूसरा पहलू ये है। और तीसरा पहलू इसका ये है
कि जब आर्थिक नीतियों के चलते आज देश के अंदर असमानता है और देश का फिजिकल डेफिसिट घट रहा है, या पिछली प्रथम छमाही की अगर बात करें तो व्यापारीय घाटा जो है 12 लाख करोड़ का पहुंच गया है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो यकीनन आवाजें उठेंगी। सरकार को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। कुल मिलाकर मैसेज ये है कि अगर सरकार भी गलत निर्णय लेती है तो आरएसएस इसमें कोई गुरेज नहीं करेगा, उसको अपनी कसौटी पे कसने पर। बिल्कुल। दिलीप अग्निहोत्री जी के पास आएंगे। दिलीप जी, आपकी राय जानना चाहेंगे, जो अब आरएसएस का बयान और जो नितिन गडकरी साहब हैं मुखर होकर वो भी बोलते हैं, क्या ये सरकार को आईना दिखा रहे हैं या फिर इसके दूसरे राजनीतिक मायने हैं? दिलीप जी। सरकार को आईना दिखा रहे हैं ऐसी बात नहीं। पहले जो संघ के सरकारवाह जी ने जो बात कही उस पे हम अगर विचार करेंगे तो पहले ये समझना होगा कि संघ राष्ट्र को सर्वोच्च मान के अपने कार्य करता है और उसको जो लगता है कि राष्ट्र के हित में या यहाँ के लोगों के हित में जो कहना चाहिए वो कहता है, उसी हिसाब से कार्य करता है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि सरकार की स्टीयरिंग रखने का प्रयास संघ करता है। संघ के अपने हजारों नहीं लाखों इतने अपने कार्य हैं, सेवा के कार्य हैं, वो सब संचालित करते हैं। नियमित जो शाखाएं चलती हैं लाखों, उनके विषय में चिंतन तो अपने बहुत से कार्य उसके हैं कि वो राजनीतिक दल नहीं है। इसलिए उस आलोचना को हमें विपक्ष की आलोचना से तुलना नहीं करनी चाहिए। और जैसा ये एक लाइन उनके संबोधन के हम उठा सकते हैं कि उन्होंने कहा महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, वो तो अनुभव कर रहा है देश, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, तमाम अच्छे प्रयास भी विगत कुछ वर्षों में किए गए हैं। लेकिन एक जैसा अनुपमा जी ने कहा कि वो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जैसे कहा कि ये हमें देखना होगा कि जो 2 साल पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना की रही, उससे आज तक विकसित देश भी संभल नहीं पाए हैं। पाकिस्तान और लंका जैसे देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि भारत के मुकाबले 200-250% तक महंगाई बढ़ गई है। तो इस स्थिति को हमें देखना होगा। तमाम जो 80 करोड़ लोगों को राशन और तमाम बातें आई, इन सब को लेके भी, और चाहे वैक्सीनेशन फ्री में हुआ हो, ये सब बातें हमें जोड़ के देखनी पड़ेंगी, तो हम समझेंगे कि हाँ, ये कठिनाई है। लेकिन जो संघ की चिंता है वो निश्चित रूप से सरकार को कम से कम एक जिम्मेदारी के रूप में ये बताने की है कि वो कम से कम मूलभूत चीजों की जो आवश्यकता है उसकी महंगाई कम हो। ये विचार का उनका स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन इसे किसी राजनीतिक विपक्षी आडंबर से इसको नहीं जोड़ के देखना चाहिए। गडकरी जी ने जो कहा वो बहुत कुशल मंत्री है, लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत धारणा ये है कि जो मंत्रिमंडल होता है संविधान के हिसाब से सामूहिक उत्तरदायित्व के हिसाब से काम करता है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें ये अनिवार्य विशेषता है। तो मंत्रियों के लिए बहुत अच्छे वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो एक फोरम पे होनी चाहिए, कैबिनेट की मीटिंग में होनी चाहिए, ये एक विचार करना चाहिए। और महंगाई के बारे में ये है कि अगर सरकार जितना भी संभव हो उसको करना चाहिए था। अनुपमा ये जीएसटी का मसला उठाया तो कह रही 10 साल लगते हैं, उस विषय में मेरी जानकारी नहीं है अर्थशास्त्र के विषय में, लेकिन उनकी बात को भी गंभीरता से लेते हुए विचार करना चाहिए कि ये जो तमाम उतार चढ़ाव चल रहा है अर्थव्यवस्था में, ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ है जो वैश्विक महामारी के कारण है। वो एक कठिनाई का हम लोग जरूर सामना कर रहे हैं और संघ ने उसी के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे सर। वीरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी, जैसे कि बिलाल सब्जवारी जी ने कहा, दिलीप अग्निहोत्री जी ने कहा, आपकी क्या राय है? ये जो बयान है आरएसएस के और बीजेपी के, जो नितिन गडकरी हैं बहुत सफल मंत्री माने जाते हैं, क्या ये विरोध है या वाकई स्वीकार रहे हैं कि दूसरा कार्यकाल है और अभी भी हम इन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि जो ये बयान आए हैं क्या सही नहीं है, तो ये बयान सही है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे है और केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में है। अगर आप यूएस देखें या यूरोप में देखें, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो अमेरिका का फेड रिजर्व हो या यूके का जो सेंट्रल बैंक है या यूरोपियन जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं
अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, ये इन्फ्लेशन इस समय ग्लोबल फिनोमिनन है, क्योंकि जैसे 2-2.5 साल से पैंडेमिक का समय रहा और उसके बाद फरवरी मार्च से जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है, इसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस दुनिया में देखी जा रही है, उसका व्यापक असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सिर्फ भारत की बात नहीं, बल्कि आप कई पैरामीटर्स में अगर आप देखेंगे तो भारत कई पैरामीटर्स में आपको बहुत फेवरेबल पोजीशन पे दिखाई देगा, ऐसी बात नहीं है। और बाकी जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका की बात हुई, वहां की तो बात करना भी बेमानी होती, वहां तो इतनी जो इन्फ्लेशन रेट हो या उनकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो इतनी उस लेवल पे चली गई तो आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। दूसरी पर जहां तक राजनीतिक सवाल की बात है कि जो नितिन गडकरी ने कहा या आरएसएस की तरफ से जिसके बयान आया, तो जैसे अभी पूर्व वक्ता ने भी अग्निहोत्री जी ने जैसे कहा कि आरएसएस एक सामाजिक संस्था है और क्योंकि इन्फ्लेशन है उसको नकारा नहीं जा सकता है, चाहे भारत की स्थिति कैसी भी है, तो उन्होंने उस चीज पे चिंता व्यक्त करी। और जो आरबीआई है वो भी काफी प्रयास कर रहा है, जैसे डॉलर को करीब $50 बिलियन के आसपास जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसको बेचा जा चुका है, जिससे कि जो करेंसी रेट हमारा जो नीचे जा रहा है जो डॉलर के मुकाबले, जो कि अगर आप देखेंगे तो रुपी जो दुनिया की जितनी भी मेजर करेंसीज हैं, चाहे वो यूके की यूरो हो, चाहे यूरोप की यूरो हो, चाहे यूके का पाउंड हो, चाइना का हो, चाहे जापान का येन हो, सारी डॉलर के मुकाबले सारी करेंसी नीचे गई हैं और रुपी भी नीचे गया है, जो कि रुपी उनके मुकाबले कम परसेंटेज पॉइंट नीचे गया। लेकिन फिर भी क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, उसको काबू में करना जितने भी दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं उनका इस समय प्रायोरिटी वही है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है सारी कंट्रीज में, केवल भारत में नहीं। तो जो राजनीतिक बयान है उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी सही नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उस चीज को एक्सेप्ट किया है और पब्लिक, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हाई है, पब्लिक भी परेशान है और सरकार भी इस चीज पे मंथन कर रही है कि कैसे, और आरबीआई और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित है। बीच में निर्मला सीतारमण का बयान आया और बाकी आरबीआई के जो गवर्नर हैं और बाकी जो डिप्टी गवर्नर हैं उनके बीच में बयान आया कि इस समय सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है वो है इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, काफी ऊंचे स्तर पे है। सरकार हो चाहे आरएसएस जैसी सामाजिक संस्थाएं हो, इस चीज को एक सरकार को आईना दिखाने का काम भी कर रही हैं और एक तरह से जनता को भी एक मैसेज देती है कि सरकार भी जो जनता परेशानी देख रही है इन्फ्लेशन को लेके, उससे उस चीज से अवगत है और प्रयास कर रही है कि कैसे उसको कंट्रोल में लाया जाए, 6% के नीचे लाया जाए। अभी 7.5% के ऊपर भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है चल रहा है। बिल्कुल, वो कैसे नीचे आता है इसको लेकर कोशिशें भी हो रही, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब चुनाव नजदीक होता है, कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 भी पास में, और ऐसे चुनाव के वक्त में अक्सर हम देखते हैं बहुत कम पार्टियां ऐसी होती हैं, पार्टी नेता होते हैं जो ऐसे बयान दें। किसी जन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। किसी जन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके पास हम आएंगे, आप ही से सवाल करेंगे आखिर ये वक्त, जिस वक्त ये बयान आया है, कितना मुश्किल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन, और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जब इलेक्शन होते हैं, नेता आपके घर पहुंचते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद चीजें बदलती नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं बदलती हैं? आज विजयदशमी का पर्व है,
रावण को जलाया जा रहा है, लेकिन जो रावण, सबसे बड़ा रावण इस वक्त हमारे समाज में है, उसके कई सारे सिर हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन पर कब वार होगा? कौन सी सरकार इस पर वार करेगी? कैसे गरीबी से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से। केसी जैन साहब, आप ही का रुख करेंगे। सवाल यही है कि अब आपकी पार्टी के बड़े नेता और आरएसएस, इनकी तरफ से बयान आना, इसको कैसे समझे? क्या आईना दिखाने का काम है, या फिर ये बयान जो है नुकसान ही पहुंचा सकते हैं चूंकि चुनाव नजदीक है? शैलेंद्र जी, आपने विजयादशमी का जिक्र किया जी। आज इस विजयादशमी के पर्व पर आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई केसी जैन साहब। धन्यवाद। देखिए शैलेंद्र जी, आज आप एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं और लंबे समय से इसका जिक्र विपक्षी पार्टियां भी करती रही, लेकिन अभी आदरणीय दिलीप जी ने जो विश्लेषण किया और वीरेंद्र जी ने जो विश्लेषण किया, हमें लगता है इससे बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाती है। और आदरणीय अर्थशास्त्री अनुपमा जी बैठी, उन्होंने भी काफी कुछ विश्लेषण किया। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान ऐसा है और भारतीय जनता पार्टी में इतनी स्वतंत्रता है। आप देखिए, कोरोना काल में भी जब समस्याएं आई तो चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी रहे हो या कौशल किशोर जी रहे हो, जहां जहां पे उनको लगा समस्या है, उन्होंने सरकार से पृष्ठ भी खड़ा और सहयोग भी मांगा। सरकार ने पूरा सहयोग भी किया और उसका परिणाम ये रहा कि जो अव्यवस्थाएं कहीं पे अगर उनको दिखी तो उनको तत्काल दूर किया गया। और कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक में नहीं गए, देश और प्रदेश की भलाई के लिए वो काम में जुटे रहे। 3 बार स्वयं संक्रमित हुए, उसके बाद में भी जनता के भलाई के लिए, जनता के काम के लिए लगातार जुटे रहे। तो देखिए, सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है। रही बात महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, इस तरीके की समस्या को लेकर के, देखिए पहली बात तो ये है कि नितिन गडकरी जी का अगर बयान कहीं पे आता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार में बैठे हुए उच्च पदों पे जो लोग बैठे हैं वो भी संवेदनशील हैं, वो भी उसके लिए सतर्क है और उसके लिए चिंतन कर रहे हैं कि किस तरीके से इन समस्याओं से निजात पाया जाए। उनका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पृष्ठ खड़ा करना है। दूसरी बात ये है कि अभी जो जिक्र हुआ कि 2.5 साल तक हम लोग कोरोना से जूझते रहे, उसके बाद में सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं आम जनता के लिए, वो कोई सरकार का खजाना बढ़ने के लिए नहीं है। तो आम जनता के लिए जो योजनाएं हैं उसमें चाहे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो, अगर 130 करोड़ आबादी के लिए फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई तो इसके लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी। साथ ही साथ 80 करोड़ लोगों को भारत देश के खाद्यान्न की व्यवस्था मुफ्त की गई, तो इसकी व्यवस्था कहां से होगी। और लंबे समय से जो 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल और गेहूं की जो व्यवस्था थी, उससे इतर वो भी पैसा नहीं लिया गया, पूर्ण रूप से निःशुल्क की व्यवस्था की है। ये तो एक काम हो गए। और इसके साथ ही साथ सरकार तमाम सारी योजनाएं कल्याणकारी राज्य के रूप में जनता के लिए लगातार कर रही है। और उसके बाद में भी सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा अगर महंगाई पे असर पड़ता है तो फ्यूल के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इनर ऐसी चीजें, उससे आवागमन की वजह से सारी चीजों के रेट पे फर्क पड़ता है। लेकिन सरकार ने अपना टैक्स घटा करके, आप देखिए, पेट्रोल डीजल के रेट को 100 रुपए के अंदर रखने का काम किया। 10-10 रुपए अगर प्रति लीटर पे सरकार ने कटौती की है, टैक्स की केंद्र सरकार ने कटौती की। और इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 8 रुपए 9 रुपए की कटौती पेट्रोल और डीजल पे की। तो ये जो घाटा हुआ सरकार को, सरकार किसके लिए घाटा बर्दाश्त कर रही है? क्योंकि इसी पैसे को अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी की, तो है तो सरकार के पास आने वाला टैक्स का ही पैसा, उसमें भी सरकार ने कटौती की जनता को राहत देने के लिए। तो देखिए, अभी आदरणीय लेकिन विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि पहले तो रेट बढ़ा देते हैं, उसके बाद वो थोड़े रेट कम कर देते हैं। और ये भी कहा जाता है जिस वक्त जो प्रति बैरल जो तेल का रेट था वो काफी कम था और तब आपने रेट नहीं कम किए, जब उसके बाद जब वो जी वीरेंद्र जी, देखिए अभी वीरेंद्र जी ने एक बात कही कि अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो केवल महंगाई ऐसा नहीं कि इसका इफेक्ट केवल भारत देश पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर इसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो इसकी चपेट में बहुत सारे देश है, विकसित देश है। हम लोग तो विकासशील देश है, भारत देश तो एक विकासशील देश है। और ऐसी स्थिति में जो विकसित देश है वो भी इसकी चपेट में हैं। और रही बात डॉलर की और रुपया की कमजोर होने की उसके मुकाबले में,
तो डॉलर के मुकाबले अभी चाहे जो है पाउंड हो या और करेंसीज हो अन्य कंट्रीज की, उसके बारे में भी वीरेंद्र जी ने बताया कि अन्य तमाम सारी कंट्रीज में भी इसका इफेक्ट आया है कि डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू घटी है और उसका मूल्य घटा है। तो कुल मिलाकर के उसके बाद में भी देखा जाए इतनी विकट परिस्थितियों में भी, चाहे यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रहा हो, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि तमाम सारा जो क्रूड ऑयल है वहां से भी सप्लाई होता है। तो ऐसे भी उसके बाद में भी अगर भारत देश ने एक व्यवस्था बना करके रखी है कि तेल के रेट भी सस्ते किए हैं, साथ ही साथ महंगाई की मार ना पड़े, एक महंगाई को संतुलित करने का भी काम किया जा रहा है लगातार, और उसके साथ ही साथ जो आम जनता की सुविधाएं हैं उसमें कोई कटौती नहीं की गई। क्या आयुष्मान कार्ड के द्वारा लोगों का इलाज बंद हो गया है? क्या लोगों को जो खाद्यान्न मिल रहा था मुफ्त में या 1 रुपए 2 रुपए केजी के हिसाब से जो है, तो क्या वो बंद हो गया? वो भी नहीं बंद हो गया। और साथ ही साथ भारत देश में जो मूलभूत चीजें चाहिए, आप देखिए 30 से ज्यादा हॉस्पिटल केवल उत्तर प्रदेश में नए बन करके खड़े हो गए। तो पूरे देश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो लंबी प्रक्रिया है, ये हो सकता है हमें इस समय थोड़ा समय के लिए कष्ट हो, लेकिन ये एक ऐसी स्थापना, ऐसी चीजें देखिए, जिस समय कोरोना काल आया, अगर ऑक्सीजन के प्लांट वहां पे उस समय लगे होते तो क्या इतनी समस्याएं होती? लेकिन किसी भी जो सरकारें रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ कि अचानक से कंटिन्यू ऑक्सीजन के प्लांट लगाना, उसकी सप्लाई करना, फिर क्या वो उद्योग सारे बंद हो गए? क्यों बंद हो गए? क्योंकि सारे उद्योग जितने भी हैं वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वो सारी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके किधर की गई? मेडिकल विभाग में उसको सप्लाई किया गया। तो सरकार ने पहले भी व्यवस्थाएं की, सरकार अब भी व्यवस्था कर रही है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार चीजों में जो सुधार हो रहा है, वो चाहे रोडें बन रही हो, एक्सप्रेस वे बन रहे हो, मेट्रो बन रही हो, या लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा हो, या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, इन सारी चीजों में जो खर्च आ रहा है, इसका हो सकता है हमें, आपको, आम जनता को इसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो। लेकिन ये एक ऐसी चीजें तैयार हो रही हैं कि आने वाले 10, 20, 50 सालों तक हमें जो लाभ मिलेगा इसका, उसका कंपेरिजन इस छोटी सी समस्या से बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर अनुपमा जी के पास आएंगे। डॉक्टर अनुपमा जी, ब्रेक से पहले हमने जीएसटी का जिक्र किया कि जीएसटी में आए दिन टैक्सेस को लेकर बदलाव होते हैं, किसी की दरें कम कर दी जाती, किसी दरें ज़्यादातर बढ़ाई जा रही हैं। इसको कैसे देखें? 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, अब 2024 से 10 साल पूरे हो जाएंगे सरकार को। अगर जीएसटी की बात करें 2017 में आई तो शायद 5वां साल है, 5 साल हो गए हैं, अभी भी बदलाव है। लेकिन जीएसटी से जो टैक्स वसूला जाता है वो एक बड़ी राशि है, तो जीएसटी से सरकार को फायदा हुआ है। हालांकि व्यापारी आज भी असमंजस में हैं, उनको लगता है जीएसटी जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर अनुपमा जी। जी, जीएसटी की जहां तक बात है, वो एक उदाहरण था इस संदर्भ में जो हम इस समय परिचर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है, यहाँ पे जितने भी विशेषज्ञ बैठे हैं, कि इसमें सारे प्रदेशों को बहुत बड़ा अमाउंट एक कॉम्पेंसेशन के रूप में भी देना पड़ा है। तो ये जो इस पूरे पॉलिसी लेवल पे जब भी कोई चेंज होता है, तो मेरा कहना सिर्फ ये था कि अर्थव्यवस्था में जब भी इस तरह की हम कोई भी योजना या कोई भी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन उसका जो वो होता है, इफेक्ट होता है या प्रभाव होता है, वो सभी पर होता है। और इसको हम कहते हैं टीथिंग ट्रबल। एक तरह से जैसे बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं, उसी तरह से इसको भी इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है हर साल, तो उसमें ये बात कही गई कि एक तरह का टीथिंग ट्रबल है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलेगा, कोई भी सुधार या रिफॉर्म जब हम लाते हैं तो वो चीज व्यवस्थित होती है, थोड़ा समय देना पड़ता है। और जैसा कि अभी जैन साहब ने, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि जो तेल की क्राइसिस है या ईंधन की क्राइसिस के बारे में, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात किया। इसमें भी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो केवल बयानबाजी से नहीं चलती, बल्कि इसमें बहुत सारे आर्थिक पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होता है। और ये मुद्दा जब हमने ये देखा, जो युद्ध हो रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो हमारी सरकार के सामने भी एक अंतर्द्वंद था
क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने मॉरल कंसिडरेशन को ऊपर रखकर एक नैतिक दबाव में उसको लेने से मना कर दिया। लेकिन भारत ने उस समय एक कॉन्क्लेव बनाया और उसमें एक रशिया से एक सौदा किया, जिसको हम कहते हैं कि हम एक बायर के रूप में, एक मार्केट के रूप में इमर्ज हुए। तो रशिया को भी उसका फायदा हुआ और भारत को भी फायदा हुआ। तो ये बिल्कुल दोनों को फायदा हुआ जी। हाँ, तो जो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं ना जब हम, तो ये मॉरल कंसिडरेशन और इकोनॉमिक कंसिडरेशन में हमेशा एक अंतर्द्वंद होगा और किसी भी सरकार को इन दोनों ही अंतर्द्वंदों को सहना पड़ता है। इसमें एक और उदाहरण जो मैं ऐड करना चाहूंगी, अभी ब्रिटेन की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी लिज ट्रस, उन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था टैक्सेशन पे, लेकिन तुरंत इतना सारा उसके पीछे विरोधी पार्टियों से और लोगों से इतना विरोध आया कि उनको तुरंत उस टैक्सेशन रिफॉर्म को वापस लेना पड़ा। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो मार्केट था वो एकदम से गिरा, पाउंड की वैल्यू गिरी। तो ये जो इसको हम कहते हैं वोल्ट फेस, मतलब एकदम से एक आकस्मिक परिवर्तन आता है और आप उस जो विरोधियों का जो एक विरोध होता है उसके सामने अगर कोई भी सरकार को अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ता है तो वो एक कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक समय ऐसा होता है जिसमें कि सभी लोगों के लिए टेस्टिंग टाइम होता है, या जिसको कहते हैं कि आपको उस सब से जूझना होता है। और चूंकि हमारा देश, जैसे कि अभी कुछ लोगों ने कहा, विकासशील देश है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट गवर्नमेंट, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपना सकते, क्योंकि जहां मल्टी पार्टीज काम कर रही हैं, विरोधी पार्टी काम कर रही है, वहां पे अगर आपने कोई भी एक स्ट्रिक्ट और हार्श पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है कि आपकी वो जो आप करने की स्थिति में हो उसको भी आप ना कर पाओ और आपकी गद्दी चली जाए। तो दैट इज ऑल्सो, ये भी एक तरह का मुद्दा है जिससे कि हमको जूझना पड़ रहा है साथ में। तो ये किसी राजनीतिक मुद्दे पे ना बात करके अगर हम इसको आर्थिक कंसिडरेशन में ज्यादा बात करें कि हाँ एक बाजार है, एक डिमांड और सप्लाई की कंसिडरेशन है, और उसके साथ में हमें ये देखना होगा कि ये पूरा हम इसको काले सफेद में नहीं विवरण कर सकते या उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। हमको उसको थोड़ा सा ग्रे एरियाज को समझना होगा और उनको सुधार करने की कोशिश करनी होगी। अब वो सुधार हम किस तरह से करते हैं, हमें लगता है हमें उन पे परिचर्चाओं पे ज्यादा कोशिश करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम फ्री बीज ना दें, बल्कि फ्री बीज की जगह अगर जो हम इंसेंटिव के रूप में अगर हम कुछ कर सकें, जैसे कि मनरेगा की एक स्कीम है फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो उसमें हमको इस बात पे बल नहीं देना चाहिए कि हमने कितने लोगों को फ्री में रोजगार दे दिया, बल्कि हमें उसका कवरेज, जितने भी लोग उस मनरेगा की स्कीम से जुड़े हुए हैं, अगर हम उसको इफेक्टिव बना सकें, उस कवरेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है अगर हम उसे इफेक्टिव बनाएं, तो मेरे ख्याल से वो योजना बहुत ही अच्छी हो सकती है। इसी तरह से अगर एमएसएमई की बात करते हैं, एमएसएमई सेक्टर पे सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो हमको ये देखना होगा कि सस्टेन्ड वे में काम करा जाए। ये नहीं कि आज हमने जब इलेक्शन चुनाव पास आता है बिल्कुल, और फ्री बीज को लेकर एसबीआई ने की रिपोर्ट कल आई, उसमें भी इसका जिक्र किया गया और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि फ्री बीज से काम चलने वाला नहीं, आगे आपको बहुत इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके पास लौटेंगे मैम, बिलाल सब्जवारी साहब के पास आएंगे। बिलाल जी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, अभी एक सर्वे हुआ था, लोगों की जो राय सामने आई, सबसे ज्यादा लोग जो परेशान है इन्फ्लेशन से परेशान है, इनकम बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार भी लोगों के पास नहीं है, जो आंकड़े बता रहे हैं। सर, एक बड़े चैलेंज है सरकार के पास, सरकार के सामने, और चुनाव नजदीक हैं। क्या इसका असर अब चुनावों में देखने को मिलेगा, या सरकार जो विकास की बातें कर रही है लोगों के बीच जाके, उसका फायदा सरकार को मिलेगा? आपकी राय क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जब सरकारें आर्थिक रूप से सही निर्णय नहीं लेती है, जब सरकारें कहीं न कुछ ऐसे निर्णय लेती है जिसका अप्रोक्ष अवस्था में प्रभाव पड़ने लगता है, या सरकारें ऐसा निर्णय लेने लगती हैं जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है, तो इस तरह के फॉल्स स्टेप्स या एरर स्टेप्स को विपक्षीय पार्टी हमेशा से अपने पक्ष में भुनाने का काम करती है। और अगर आप इस
सरकार की परफॉर्मेंस को तुलना करें पिछली सरकारों के मुकाबले, तो अर्थव्यवस्था के दहाने पर ये सरकार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना अच्छा जितनी अपेक्षा इससे की जा रही थी। और इसी अपेक्षा को लेकर दत्तात्रेय हासबोले समय समय पर सरकार पर चुटकी लेते हैं, नितिन गडकरी खुद इस मसले पे चुटकी लेते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रल अर्थशास्त्री हैं जो सरकार की आर्थिक नीतियों पर चुटकी लेते हैं। तो कुल मिलाकर जब सरकारें डे ऑफ द गवर्नमेंट जब कोई आर्थिक रूप से अपनी आर्थिक नीतियों को इतनी स्मार्टली मैनेज नहीं कर पाती कि जिसका असर डेमोक्रेसी में नजर आने लगता है, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में हो, चाहे वो गरीबी के रूप में हो, चाहे वो महंगाई के रूप में हो, चाहे वो इन्फ्लेशन के रूप में हो, या कहिए चाहे वो गिरते रुपए की कीमत के रूप में, और चाहे वो गिरता आपका फॉरेन रिजर्व के रूप में हो, या वो बढ़ते कर्ज के रूप में हो, तो यकीनन विपक्षी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर उसे भुनाने का काम करती है। और यही पॉलिटिकल रिफ्ट कहलाता है, यही लोकतंत्र कहलाता है। तो यकीनन कोई भी सरकारें हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकारें हो, ये दोनों के अंदर ये अंतर्द्वंद बना रहता है। जो सत्ता में होता है वो उसका अपने नीतियों का डिफेंड करता है, विपक्ष उसको निशाने पर लेता है, लेकिन फाइनली जनता की अदालत में तय होता है कि कौन सही है कौन गलत। बिल्कुल। दिलीप अग्निहोत्री जी के पास आएंगे। दिलीप जी, बार बार जब सरकार से सवाल किया जाता है, चाहे वो सरकार के प्रवक्ता हों, नेता हों, मंत्री हों, वो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो कोरोना काल था उसकी वजह से स्थितियां ऐसी हो गई, और जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर है उसको लेकर भी कहा जाता है। क्या वाकई में इन दो घटनाओं का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और सरकार जो तर्क दे रही है वो ठीक है? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बात समझने की है कि फर्क ये कुप्रभाव केवल भारत में नहीं पड़ा है, विकसित देश तक को लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं आज तक कि हमको आगे के क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी। उन देशों का हाल है जिनको हम विकसित देश कहते हैं, वो आज एक भ्रमित है कि कौन सी नीति अपनाए। यूके का उदाहरण भी दिया गया। दूसरा, मैं मानता हूं कि विपक्षी पार्टी सरकार की कमियों का लाभ उठाने का प्रयास करती है, लेकिन क्या ये नहीं समझना होगा कि आज गरीबी है, अमीरों गरीबों के बीच में अंतर है, आज महंगाई है, लेकिन ये जो अमीर गरीब और गरीबी का है ये ऐसा नहीं कि इस सरकार के दौरान ही हो गया हो। अगर जो सरदार पटेल ने भी जैसे कहा था कृषि को महत्व दे के अधिक चलना पड़ेगा, वो अगर नीतियां अपने आगे बढ़ती रहती तो गांव तक लोगों का पलायन शहर पे नहीं होता, वहां उनको रोजगार होता। उसमें देर हुई है जरूर। तेल की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जो दाम बढ़े और जीएसटी और क्या क्या, इसमें ये समझना होगा, इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं कि यूपीए सरकार जो 10 साल थी, जो ये सरकारें केवल चुनाव के बारे में चिंतन करती हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, उसका एक उदाहरण है कि उस समय केवल 2 लाख करोड़ रुपया तो तेल का केवल ईरान का बकाया था, और आज तक भी हजारों करोड़ रुपए सरकार को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। इस सरकार को तेल बॉन्ड जो यूपीए सरकार दे गई थी और तेल के दाम बढ़ने नहीं दिए थे, तो लोकप्रियता के कारण कि हमको अगले चुनाव पे नजर रखनी है और वो जीतना है, तो इस तरह हम आगे के लिए परेशानी करके जाएंगे लेकिन चुनाव जीतेंगे। एक बात तो जो वर्तमान सरकार है उसमें मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनेक निर्णय ऐसे लिए हैं जो बहुत जोखिम भरे निर्णय थे, जो चुनाव के हिसाब से अच्छे नहीं हो सकते थे, जो लोक लुभावन नहीं हो सकते थे, लेकिन भविष्य को ध्यान में रख किया कि वो जीते हारे ना, ये देश के बारे में हित होना चाहिए। और आरएसएस तो इनसे भी बहुत आगे है, वो केवल चुनाव का चिंतन तो वहां नहीं, तो देश को उनको कैसे शक्तिशाली और परम वैभव के पद पे ले जाना है ये उनका चिंतन है। तो वो हर कदम ऐसे उठाएंगे कि जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रख के, चुनाव को नहीं तो पूरे के पूरे पीढ़ी के भविष्य को, देश के भविष्य को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का अगर हम ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि संक्रमण का दौर है, कठिनाई का दौर है, लेकिन ये नीतियां जो हैं
वो अंततः देश को स्ट्रांग बनाएंगी, शक्तिशाली बनाएंगी। अभी ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ा है, ये यात्रा आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से इसमें दौर में कई कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयां आ रही हैं, और जैसा आपने अपने प्रश्न में कहा, ये बात तो हम नकार ही नहीं सकते कि पूरे सदी में ऐसी महामारी दुनिया ने कहीं देखी नहीं थी जी। लेकिन अब सरकार के नेता और जो आरएसएस है, जो मार्गदर्शक का काम करती है, उनकी तरफ से बयान आते हैं तो सरकार को परेशानी हो सकती है। वीरेंद्र सिंह रावत जी के पास आएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, जैसे कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी हो या फिर लोगों के जहन में भी एक सवाल है कि जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो 80 के पार पहुंच गया है, तो ये कहा जाता है कि जो इस वक्त व्यवस्थाएं हैं, जो कोरोना काल था, यूक्रेन और रशिया का वॉर था, उससे पॉन्ड्स और यूरो, ये सभी जो हैं, जो बाकी कंट्रीज के करेंसीज हैं, वो सब नीचे गई हैं। तो उसको देखते हुए रुपया इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। वीरेंद्र जी, मैंने आपको कहा कि जो जितनी भी करेंसीज हैं, क्योंकि देखिए जो यूएस का डॉलर है वो दुनिया का बेंचमार्क है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है करेंसीज में। तो जितनी भी करेंसीज होती हैं उसी से वैल्यूएशन अपनी लेती हैं। तो भारत का 80 के ऊपर गया है, लेकिन अगर आप एक छोटा सा उदाहरण, तो पाकिस्तान का 250 के आसपास पहुंचा है। छोटा सा उदाहरण देने के लिए है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत के सामने कहीं स्टैंड नहीं करती, लेकिन क्योंकि वो भी एक रीजनल पावर की तरह है साउथ एशिया में या एशिया में। तो एक उसके बाद आप देखेंगे पाउंड जो है वो हिस्टोरिकल लो पे चला गया है, यूरो हिस्टोरिकल लो पे चला गया है, इसी तरह चाइनीज करेंसी हो, जापानीज, जितनी भी करेंसी है सब गिरी हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन दुनिया में जो एक आर्थिक कठिनाई है पैंडेमिक के बाद और जो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जो फूड और एनर्जी क्राइसिस आया। देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन्फ्लेशन और जो आर्थिक स्थिति भारत की खराब है या पूरे ग्लोबल की जो प्रॉब्लम है, अभी आने वाले क्वार्टर में ये स्थिति और भी खराब होगी, क्योंकि अभी विंटर्स आ रहा है और यूरोप की इकोनॉमी में जो एनर्जी क्राइसिस है, वहां पे गैस और तेल नहीं जा पा रहा है क्योंकि रशिया से बाधित हो गया है। तो अभी विंटर में वहां पे जो एनर्जी की डिमांड होती है बढ़ जाती है, क्योंकि ठंडी कंट्री है, वहां पे एनर्जी चाहिए गर्म करने के लिए, चीजों को इंडस्ट्री चलाने के लिए या घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए। तो वहां की इकोनॉमी जो है बहुत नीचे जाने की अभी जो है प्रोजेक्शंस है। वहां की इकोनॉमी अगर नीचे जाती है तो वर्ल्ड का जो बहुत मेजर मार्केट है यूरोप का, वो नीचे जाता है, डिमांड नीचे जाती है। तो जब डिमांड नीचे जाएगी तो जो भारत का एक्सपोर्ट है, जो चाइनीज एक्सपोर्ट है, वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। और चाइनीज इकोनॉमी जो है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, समय यूएस की सबसे बड़ी है। चाइनीज अगर इकोनॉमी नीचे जाती है तो वो उसी मेजर में या उसी परसेंटेज में सारी जो ग्लोबल इकोनॉमी को भी नीचे लाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई नकारात्मक छवि पेश नहीं कर रहा हूँ दुनिया के जो इकोनॉमी का हालात है, लेकिन आने वाले क्वार्टर और भी कठिन होने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा जो भारत की स्थिति अभी भी काफी सुदृढ़ है अगर देखा जाए जो ग्लोबल सिचुएशन है, क्योंकि भारत एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं, हमारी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट पे पूरी तरह, निर्यात पे पूरी तरह उस पे जो है डिपेंडेंट नहीं रहती है जैसे चाइना की है। दूसरी है भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट है तो लोग हैं, हाउस होल्ड है, तो वहां पे डिमांड हमेशा रहेगी, चाहे भारत की कंपनी से मीट हो चाहे इंपोर्ट करके हो। तो ये दो चीजें हैं जो है भारत इकोनॉमी को बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था में रखती हैं और आगे भी रखेंगी। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि इन्फ्लेशन हाई है, क्योंकि जितनी भी दुनिया की इकोनॉमी है वो सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो चुकी है, कोई भी डीकपल्ड नहीं है। कहीं भी अगर किसी बड़े कंट्री में या किसी बड़े कॉन्टिनेंट में या बड़े इकोनॉमिक हब में जैसे यूरोप है या लैटिन अमेरिका है, वहां पे अगर कोई भी स्थिति में कुछ गड़बड़ होती है या नीचे जाता है, नेगेटिव जाता है सेंटीमेंट्स, तो पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी है सब पे फर्क पड़ता है। तो भारत की करेंसी नीचे गई, ये बात सही है, लेकिन एक बात इसमें एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है, जब करेंसी किसी भी कंट्री की डिवैल्यूएट होती है तो वहाँ का एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो उसको जो है बल मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो एक्सपोर्ट और दूसरी बात जो डॉलर हमारे कंट्री में आता है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो एक्सपोर्टर को भी फायदा होता है। तो इसके दोनों पहलू हैं, मैं इसमें निटी-ग्रिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कई कंट्रीज तो अपनी करेंसी को जानबूझ के नीचे डिवैल्यूएट करके रखती है जिससे उनका एक्सपोर्ट मार्केट और भी कॉम्पिटिटिव हो जाए। जैसे चाइना में ये आरोप लगते हैं कि वो अपनी करेंसी को जो है आर्टिफिशियली डिवैल्यूटेड रखती है, जिससे उनका एक्सपोर्ट मार्केट दूसरे कंट्रीज के मुकाबले बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर वीरेंद्र जी करना चाहूंगा, जो इंपोर्ट है वो कम हो जो है वो बढ़ गया है पिछले कुछ सालों से, और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, ये भी एक बड़ा चिंता का कारण है भारत के लिए।
देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे पैंडेमिक की स्थिति आई और ये जो रशिया यूक्रेन वार, यहाँ पे जो एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हुई है। दूसरा, भारत में जैसे अभी पहले भी वक्ताओं ने कहा, जो फ्री फूड ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ, जितनी भी वैक्सीनेशन हुई, सब करीब करीब पूरी फ्री हुई है। कई बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी ऐसा नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज है। बाद में आप देखेंगे इस पे पीएचडी जो थीसिस लिखे जाएंगे कि इतनी बड़ी कंट्री को, इतने बड़ी कॉन्टिनेंट साइज कंट्री और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज किया गया पैंडेमिक के दौरान। बहुत सी कठिनाइयां आई, लोग भी बिछड़े, कई चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पूरा सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक ढांचा है वो पूरी तरह से एकदम रोबस्ट रहा है। अच्छी तरह से सबने, चाहे विपक्षी पार्टियां हो चाहे सत्ता पक्षी पार्टियां हो, सबने मिलकर काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भारत की स्थिति है अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में मैं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं किसी पार्टी या किसी सरकार की बैटिंग नहीं कर रहा हूं उनकी तरफ, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की तरह, एक वक्ता की तरह बता रहा हूं कि स्थिति पूरी दुनिया की खराब है। इन्फ्लेशन हाई है, आने वाले क्वार्टर और भी टफ होने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्शंस हैं। पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, या IMF हो, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हो, सबने कहा है। और सबकी, ऐसा नहीं है, इसमें चाइना की बहुत हालत खराब होने की संभावनाएं हैं, यूरोप हो चाहे US हो, लेकिन फिर भी भारत अभी भी एक अच्छी स्थिति में है। बाकी कंट्रीज में जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं इस वक्त, उससे हम ठीक हैं। भारत की अगर बात करें, समय कम है। केसी जैन साहब के पास आएंगे, लास्ट कमेंट लेंगे। केसी जैन साहब, ये जो बयान है और जो फ्रीबीज की बात कल सामने आई, चाहे SBI की तरफ से हो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, ये कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान में डाल सकते हैं आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि कई राज्यों में इलेक्शन है इस वक्त? नहीं, देखिए, अभी आदरणीय दिलीप जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखती है। और आपने एक बात कही कि जो अनुषांगिक संगठन कहें या इसका मात्र संगठन कहें, जो संघ है, RSS है, वो तो इससे भी आगे। वो कौन पार्टी सत्ता में है, कौन पार्टी सत्ता में आ सकती, नहीं आ सकती है, चुनाव का क्या इफेक्ट होगा, इन सारी चीजों को दरकिनार रख के राष्ट्र को किस तरीके से परम वैभव की तरफ ले जाना है, इसकी तरफ चिंतन होता है। और इसके अनुसार विश्लेषण कर करके वो जो डिसाइडिंग पर्सनालिटी है, वो राजनेता हो या कोई भी हो, उनको उसके बाद में वो अपनी बात को रखते हैं उनके सामने, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जो सवाल किया कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए, इफेक्ट तो हम लोग लगातार देख रहे हैं। अभी आप देखिए, लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, अभी आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम क्या हुआ? बिल्कुल, और ठीक है, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं काफी। हर चुनाव में परिस्थितियां हर राज्य की अलग अलग हैं। समय कम है, लास्ट कमेंट बिलाल सब्जवारी से लेंगे। बिलाल जी, क्या लगता है जो बयान है, क्योंकि हम बात इसी पर कर रहे हैं, जो RSS और BJP के बयान है, और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा चिंता का कारण बन सकती है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, हम विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा। बिलाल जी, देखिए, अगर आप तुलनात्मक इस सरकार के 8.5 साल और पिछली सरकार के 8.5 साल देखें, तो तुलनात्मक दृष्टि से भी आर्थिक मोर्चे पर इस सरकार के से जो गलतियां हुई हैं, उसका खामियाजा देश को उठाना पड़ रहा है। और ये खुद RSS के वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार किया है और देश के इकोनॉमिस्ट ने स्वीकार किया है। साथ ही साथ ये कहना कि इस समय हम बेहतर स्थिति में, दिस इज एन ओल्ड आर्गुमेंट एंड ओल्ड थ्योरी वी हैव बीन कंटिन्यूअसली रीडिंग फॉर लास्ट 8.5 years कि वी आर इन बेटर पोजिशन। फैक्ट इज दैट कि वी आर कंटिन्यूअसली सफरिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड, एंड दिस इज द रियलिटी दैट फॉर दिस काइंड ऑफ ब्लंडर गवर्नमेंट विल हैव टू सफर, आई मीन पॉलिटिकली। बिल्कुल सर, जो गलतियां हुई हैं उनको स्वीकारना चाहिए उनका। और जो इस वक्त जो स्थितियां हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस बात को स्वीकारना चाहिए। और जो RSS ने स्वीकारा है, BJP ने स्वीकारा है, बड़े नेता ने, नितिन गडकरी साहब ने, तो ये क्या आईना दिखाएगा या फिर BJP को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? समय बहुत कम है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे खास सेगमेंट चलते चलते का वक्त हो चला है, और चलते चलते में इस वक्त, आजकल हमेशा हम बात करते हैं, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंच गई हैं। उन्होंने भीमान कोली मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और पदयात्रा की कामयाबी की दुआ मांगी। आपको इसी के साथ छोड़ जाते, नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में